हमारी डेट शीट आ चुकी है कि हमारी डेट शीट के अंदर जो हमारे मेन सब्जेक्ट है गैप दिया गया या फिर दिया ही नहीं गया कि एग्जाम टाइम में किस तरीके से हम मैनेज करेंगे कि एक मेन सब्जेक्ट फिर अगले दिन भी मेन सब्जेक्ट और इतने कम टाइम में रात में, तो फिक्र छोड़ दीजिएगा। स्पेशली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गैप डेज को लेकर है कि एग्जाम टाइम में बच्चों आप किस तरीके से मैनेज करने वाले हो। सर हमारी डेट शीट आ चुकी है, लेकिन हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिली है कि हमारी डेट शीट के अंदर जो हमारे मेन सब्जेक्ट है या तो उनमें बहुत ही कम गैप दिया गया या फिर दिया ही नहीं गया। अब हम ये बार बार सोच के परेशान होते जा रहे हैं कि एग्जाम टाइम में किस तरीके से अपने मेन सब्जेक्ट को हम मैनेज करेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत कि एक मेन सब्जेक्ट फिर अगले दिन भी मेन सब्जेक्ट, तो कहीं पर भी गैप नहीं है और इतने कम टाइम में रात में हम कैसे हम चीजों को कवर करेंगे। तो फिक्र छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बच्चों स्पेशली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गैप डेज को लेकर है कि एग्जाम टाइम में बच्चों आप अपने इन गैप डेज को किस तरीके से मैनेज करने वाले हो। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले ये आपकी डेट शीट है, मैंने आर्ट्स की डेट शीट रखी है आपके मेन सब्जेक्ट को लेके। 18 फरवरी से बच्चों एग्जाम स्टार्ट है, तो खुद देखो 18, 19, 20, 21 4 दिन 4 मेन एग्जाम 2 लैंग्वेज और आपका पॉलिटी एंड हिस्ट्री। उसके बाद 24, 25, 26 फिर 28, 9 और 10। तो ये तो आपकी ओवरऑल डेट शीट होगी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इन गैप डेज को कैसे मैनेज करें जिसमें है ही नहीं और जिसमें बहुत कम टाइम दिया गया। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बच्चों ये देखिएगा, सबसे पहले जो आपको मेहनत करनी है ना, वो करनी है अपनी प्री प्लानिंग की जगह रिवर्स प्लानिंग के ऊपर। अब ये प्री प्लानिंग क्या है और रिवर्स प्लानिंग क्या है उसे समझ लीजिएगा बच्चों। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ये सोच के बैठ जाते हैं कि हम इस तरीके से करेंगे, गैप डे आ चुका है अब चैप्टर खोलो और पढ़ना शुरू करो। नहीं बच्चों, आपको ये गलती अब करने की जरूरत नहीं। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले कि एग्जाम में क्या आने वाला है और उसके हिसाब से ही बच्चों अपनी तैयारी करनी। ये रिवर्स प्लानिंग कहलाई जाती है। आपको ये पता करना है कि कौन से आपके जो टॉपिक है जो एग्जाम ओरिएंटेड है उनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना है। किस सब्जेक्ट में जो वेटेज है चैप्टर की सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, और पीवाईक्यू के माध्यम से आपको यह आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट के अंदर कौन से सेक्शन सबसे ज्यादा आ रहे हैं और उनका स्टैंडर्ड किस टाइप का है। ये नहीं कि सीधा यार अगले दिन एग्जाम है कॉपी खोल ले फटाफट सारा करने में। थोड़ा स्मार्ट तरीके से अगर आप काम करोगे, जो पहले से आप सोचते हो ना कि आज 18 तारीख को एग्जाम दे के आया, अब 19 तारीख का है, तो ये थोड़ा सा मेरे पास टाइम बचा है, तो इस टाइम में मैं क्या करूंगा, एग्जाम के बाद ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। तो इससे अच्छा है बच्चों, देखो कम टाइम में सारी चीजें हम नहीं कवर कर सकते, हमें सबसे पहले ये चीज समझने की जरूरत है। तो ऐसे में बच्चों ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा। अपने सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक है उसकी प्रायोरिटी, और फिर उसकी वेटेज कितना आ रहा है, और फिर पीवाईक्यू के माध्यम से उसके स्टैंडर्ड को पता लगाओ। ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगता है कि हर एक चैप्टर के सामने आप स्टार दे सकते हो, हर एक चैप्टर के सामने उनको स्टार दे सकते हो, जैसे कोई चैप्टर है, चैप्टर 1 को आपने 1 स्टार दिया, उसी तरह चैप्टर नंबर 5 है तो आपको लगता है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने 2 स्टार दे दिया। चैप्टर नंबर 7 तो यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसको 3 स्टार दे दिया। तो इनका मतलब क्या हुआ बच्चों, सिंपल सा है। ये मुश्किल से ही इसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीच वाले में भाई हाईली है और लास्ट वाले में तो भाई ये तो मस्ट कम है, आने ही आने वाला है। इसको हम प्रायोरिटी कहते हैं। उसके हिसाब से बच्चों अपनी वेटेज को तैयार कीजिएगा। तो प्री प्लानिंग ना करके बच्चों रिवर्स प्लानिंग के ऊपर अब की बार फोकस करना, तो आपका कल्याण निश्चित हो ही जाएगा। सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, स्लॉट में बांटते हैं। ज्यादातर देखा जाता है बच्चे 3-3 स्लॉट में बांट देते, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि बच्चे आप 2 ही स्लॉट चूज कीजिएगा, ठीक है, अपने 2 ही स्लॉट रखिएगा, लेकिन ऐसा रखिएगा जो बहुत बड़े हो। जैसे एक हो गया आपका कोर से रिलेटेड, एक हो गया आपके कोर से रिलेटेड, ठीक है, और एक हो गया बच्चों आपका प्रैक्टिस ब्लॉक। बस, तो अगर आप इसी चीज को ध्यान में रखते करोगे तो आपका डेफिनेटली इसमें बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। कोर में आप क्या करोगे, जो आपको लगता है सबसे हार्ड, जो आपको सबसे हार्ड लगता है ये कोर में आपका माना जाएगा, ये आपका कोर में माना जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी की वेटेज सबसे हैवी है, ज्यादा आ रही है, तो उसको रखना पड़ेगा कोर में। इससे ही बच्चों आपका सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। और प्रैक्टिस बेस पे बच्चों आप साथ साथ उस समय पे अपने सैंपल पेपर
सैंपल पेपर प्लस PYQ जैसी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हो। बस इतना ही करना। मैं गारंटीड कह रहा हूं बच्चों, इसको टाइम का यूटिलाइजेशन कहते हैं कि आप समय का अच्छे तरीके से प्रयोग कर रहे हो। क्योंकि ये बात हकीकत है कि हमारा जो माइंड है ना, वो एक समय पे दो से ज्यादा जो टास्क है वो हैंडल नहीं कर सकता। तो ऐसे में ज्यादा की चक्कर में आपका एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना लेना कि सारा कुछ कवर कर दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई। आपको मैनेज करना पड़ेगा, अपने माइंड को ये समझाना पड़ेगा कि यार चीजों को हैंडल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बस एग्जाम टाइम में थोड़ा बच्चा ग्रीडी हो जाता है, लालची हो जाता है हर चीज को करने के लिए, तो होता कुछ नहीं हो पाता। पता है कि एग्जाम में लिखना अपने शब्दों में ही है, बस एक वो होता है अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो मैंने एटलीस्ट एक बार तो पूरी बुक पढ़ ली। वो एक वो होता है ना कि हाँ भाई मन मन में है, दिमाग में वो चीजें। एक्चुअल में क्या वो सारी बुक आप लिख के आ जाओगे? नहीं लिख के आ पाओगे, टूटे फूटे शब्द लिख के आओगे। तो इसलिए बच्चों पहले कोर ब्लॉक्स के ऊपर ध्यान रखिएगा, जो लगता है आपको हार्ड है तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, और प्रैक्टिस बेस पे PYQ सैंपल पेपर इन्हीं को यूज करो, ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ये जो 60-40 या 40-60 का रूल है ना भाई, इसे सारे बच्चे ना बहुत ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। गैप डेज के अंदर बच्चे ना सबसे ज्यादा स्टडी के ऊपर फोकस करते हैं, सबसे ज्यादा स्टडी के ऊपर सिर्फ पढ़ते रहते हैं और लिखते नहीं है। और जबकि पता है कि आपका एग्जाम रिटर्न बेस्ड एग्जाम है, कि आपको अभी कुछ घंटों बाद उस एग्जाम को लिखना है। तो भाई मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप अपना स्टडी पे फोकस रखो, लेकिन स्टडी पे फोकस आपका मात्र 40% हो पढ़ने के ऊपर, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस उस समय लिखने के ऊपर करो भाई, ये आपके लिए सबसे बेस्ट आएगा। ठीक है, 60% जो है बच्चों आपका 60% जो राइट करने के ऊपर होना चाहिए। और जो अगर आपने एक बार राइट अच्छे तरीके से कर लिया, उसका हेल्प आपको डेफिनेटली मिलना है। तो ये 40-60 का जो रूल है ना, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर कोई लगता है कि कोई टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई उसको एक बार लिख के देख लो पॉइंट्स में, हेडिंग्स के थ्रू, है ना, पॉइंट्स में लिख के देख लो। और वही चीजें सोचो कल आ जाए तो वही सारा आप लिख दोगे। अब आपने पढ़ा था, पढ़े में कितना याद रहता है वो भी आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो ये जो रीड एंड राइट वाला रूल है ना, उसे बच्चों थोड़ा ध्यान से कवर कीजिएगा, है ना। फिर क्या चीज आती है, हाई डेंजर टॉपिक फर्स्ट। तो ये तो एक सीक्वेंस ऑर्डर हो गया भाई। सीक्वेंस ऑर्डर का मतलब क्या होगा, तो भाई गैप डे में सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर करना होता है। कौन कौन से है? सबसे पहली चीज आती है जो टफ चैप्टर होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। अगर आपने टफ चैप्टर कर लिए तो वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे। जो चैप्टर आपको लगता है कि स्कोरिंग वाला है, उसको तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना भाई। स्कोरिंग चैप्टर इजी भी लगते हैं और सबको पता रहता है कि इसमें से आएगा, तो उसे भी बच्चा अरे छोड़ यार जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए मैं तो कर लूंगा। नहीं यार, अगर ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम आपके सामने ज्यादा बढ़ जाएगी। इस कंडीशन में स्कोरिंग सब्जेक्ट को तो मत छोड़ना, चैप्टर को। और साथ ही साथ जो मैंडेटरी है वो तो आपको करके जाना पड़ेगा। कि आप ऐसे नहीं है कि भाई पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप वैश्वीकरण, उसके आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आयामों को छोड़ के चले जाओ। भाई ये तो मैंडेटरी क्वेश्चन है। गोर्बाचेव्स्की, ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रोइका जैसी नीति को आप छोड़ के जा रहे हो, है ना। ज्योग्राफी के अंदर मानव भूगोल की विचारधाराओं को छोड़ के जा रहे हो। अरे ऐसा नहीं चलेगा भाई। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैंडेटरी आपको करने पड़ेंगे हर एक सब्जेक्ट के अंदर, हर एक चैप्टर के अंदर आ जाते हैं। ये हाई डेंजर टॉपिक फर्स्ट आपके होने ही चाहिए। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो है एक मिनी टाइप से। जी हाँ बच्चों, स्मॉल पेपर स्ट्रेटेजी, मिनी सैंपल पेपर स्ट्रेटेजी, जो कि कैसे रहने चाहिए, आपकी दो तरीके से रहनी चाहिए। आपको एक सिंपली एक काम करना है बच्चों। सिंपली क्या काम करोगे, दो हिस्सों में बांटेगा सैंपल पेपर स्ट्रेटेजी में। एक होता है बच्चों क्विक टेस्ट। आप देखो क्विक टेस्ट इसलिए है क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है, समय की कमी है, आपके पास समय की कमी है। तो ऐसे में ना छोटा सा सैंपल पेपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए बच्चों अपना खुद का क्विक टेस्ट दे सकते हो, है ना। क्विक टेस्ट में आप मान लो 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, है ना, MCQ का दे सकते हो, शॉर्ट एंड क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट एंड लॉन्ग का दे सकते हो, शॉर्ट एंड लॉन्ग का दे सकते हो। ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा बच्चों, बहुत ज्यादा आपको क्या देगा, बेनिफिट देगा। और साथ ही साथ शॉर्ट तरीके से उसे सेट करो, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग की बहुत ज्यादा कमी रहती है, टाइमिंग की बहुत ज्यादा कमी रहती है। डिले मत करो सोच सोच के, बस करना है तो करना है। मैं ये सिर्फ गैप डे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम इज एवरीथिंग, समय ही सब कुछ है।
और उसका सही तरीके से एक स्ट्रेटेजिक बेस पे इस्तेमाल किया जाए तो क्या हासिल नहीं हो सकता बच्चों, सब कुछ हासिल हो सकता है। फिर आता है बच्चों नाइट टाइम मेमोरी बूस्टर रूल। अब इसमें क्या है भाई, देखो हर किसी बच्चे को लगता है यार कोई बात नहीं, अगर मेरा पेपर 10 बजे से मान लो 12:15 बजे तक है या 1 बजे तक है बच्चों, 3 घंटे का पेपर मान लो, 1 मिनट, 8:30 बजे से 11:15 पे है ना, नहीं 45 मिनट मान लो, चलो 45 मिनट पर है। या फिर 2 बजे वाले बच्चों का एग्जाम 5:15 तक है, ये मॉर्निंग वाला हो गया, ये इवनिंग वाला हो गया। तो हर एक बच्चा ये जरूर सोचेगा कि यार एटलीस्ट उसके पास एक रात है, उसके पास क्या है, एक रात है, नाइट है। इवनिंग वाला भी बोलेगा और मॉर्निंग वाला भी थोड़ा बहुत आराम कर लेगा, लेकिन रात, पूरी रात, एक दिन की नींद, अगले दिन अगर पेपर है ना तो एक दिन की वो नींद भी सेक्रीफाइस कर देगा। तो ऐसे टाइम में जो रात में आप पढ़ते हो ना भाई, एग्जाम डे वाले दिन वो सबसे ज्यादा याद रहता है। और इसके अंदर क्या चीजें निकल के आती है बच्चों, आपके फॉर्मूले, वो चीजें जो क्विक तरीके से याद होती है। अगर कोई मैथ वाला बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो आपके लिए फॉर्मूले वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट समरी ऐसे टाइम पे काफी काम आती है। और इस चीज में मैं आपको एक बता देता हूं भाई, माइंड मैप बहुत काम आते हैं। जैसे जियो का मैंने बच्चों को दे रखा है, जियो का ऑलरेडी दे रखा है, तो ज्योग्राफी का दे रखा है। मैं आने वाले समय में हर एक सब्जेक्ट के दूंगा जो मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो अगर किसी बच्चे को चाहिए तो जस्ट सिंपली मुझे मैसेज कर देना भाई, मैं आपकी इस चीज में जरूर हेल्प कर दूंगा, ये फ्री में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पेड वाले बच्चों को देता हूँ, आपको भी दे दी जाएगा, कोई बात नहीं है, इतना तो कर ही सकते हैं भाई आपके लिए। तो नाइट टाइम मेमोरी बूस्टर रूल होता है बच्चों, वो चीजें आपको कवर करनी पड़ती है जो आपके सबसे ज्यादा काम आती है। जैसे हिस्ट्री वालों के लिए भाई, अगर कोई हिस्ट्री का है तो उनके लिए तो डेट्स मैटर ही करती है भाई, डेट्स मैटर करती है। ज्योग्राफी वालों के लिए भी डेट्स मैटर करती है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा निकल के आते हैं भाई, फैक्ट वाले, है ना। मैप वाले क्वेश्चन सबको पता है कि भाई मैप आना ही आना है। तो ऐसी चीजें छोड़ के मत जाओ भाई, क्योंकि एग्जाम में अगले दिन वही करनी है, ठीक है। चलिए आगे देखो। तो अगला, अब भाई रात में सब कुछ कर लिया, तो अब क्या करना है भाई, एग्जाम डे मॉर्निंग रिचुअल्स, 30 मिनट्स का प्लान। बहुत सारे बच्चे एग्जाम डे वाले दिन भी पढ़ते हैं और उनके अपने अपने रिजल्ट हो सकते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर किसी बच्चे को बोले कि मॉर्निंग पढ़ना चाहिए, अगर कोई बच्चा मॉर्निंग में पढ़ के गया था और उसने एग्जाम बहुत अच्छा दिया, तो वो आपको यही सजेस्ट करेगा कि यार बिल्कुल पढ़ना चाहिए, मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। लेकिन मेरी बात एक हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं किसी एक पर्सनल बच्चे के अचीवमेंट को लेके या कुछ बच्चों की अचीवमेंट्स को लेके ये बात नहीं कह रहा बच्चों, मैं एक्चुअल में कह रहा हूँ ऑन एवरेज कि एग्जाम डे मॉर्निंग रिचुअल्स में बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, आपको हमेशा से कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत, नो न्यू टॉपिक, ठीक है भाई, और नो हैवी टॉपिक, जो बहुत गहराई टॉपिक में होते हैं ना, गहरे वाले जो होते हैं कॉन्सेप्ट, वो भी नहीं। ना ही आपको बुक का इस्तेमाल करना, कोई हैवी बुक का, इतनी मोटी मोटी बुकें आप एग्जाम टाइम में उठा लेते हो, ये गलती करते हो। और इतना डिटेल में भी पढ़ने की, नो डीप स्टडी। तो फिर करना क्या है, तो भाई क्विक रिवीजन इस समय पे बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और जो आपने माइंड मैप्स, डायग्राम्स वगैरह बनाए थे, वो बच्चों के हेल्प करते हैं। अगर आप इन चीजों के ऊपर फोकस करोगे तो आपको सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर आता है मिस्टेक फ्री गैप डे चेकलिस्ट। इसका क्या मतलब है कि गैप डेज में आपको ये गलतियां तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिसमें एक आती है, अभी मैंने जस्ट लिखा कि कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, और पूरी रात भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी रात भी पढ़ने। देखो मैं ये बात सच कह रहा हूं बच्चों, टाइम की बेशक आपके पास कम होगी, लेकिन पूरी रात का पढ़ाओ, इतना सारा बर्डन आप मॉर्निंग में लेके जाओगे ना, सब भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। दिल को एक संतुष्टि रहेगी, अदरवाइज आप परफॉर्म वैसे भी वही कर रहे होंगे, परफॉर्मेंस आपकी वैसी ही रहने वाली। तो ये मिस्टेक फ्री गैप डे चेकलिस्ट में आपको ये चीजें ध्यान रखना है। ये बच्चे जो 10-10 घंटे पढ़ना शुरू कर देते हैं ना भाई, ये सबसे बड़ी गलती है, आप मानो या ना मानो। मैं आपको बेशक अजीब सा लग सकता है कि सर पढ़ने से रोक रहे, बट मैं आपको उस टाइम की ना एक कीमत बता रहा हूँ भाई, है ना। और ऐसे में बच्चा मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन में भी लग जाता है वगैरह,
कि हाँ भाई स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, तो स्क्रॉलिंग में सारी चीजें। कुछ बच्चे तो रात भर ही जागने बैठ जाते हैं, रात भर जाग जाते हैं। अरे भाई अगला दिन अगर हेडेक हुआ ना तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सारा मिस करके आ जाओगे। और भाई कोई गलती से भी न्यू पेन वगैरह जो होते हैं ना, न्यू पेन्स भाई मत यूज करा करो। मैं उसका रीजन बताया, तो नया पेन उस वो आपके हाथ में नहीं बैठा होता, लगता है कि यार नया पेन लेके जाना एग्जाम डे, थोड़ा सा पुराना उसे चला लो, एक हफ्ते पहले ले लो, नया पेन एक हफ्ते पहले ले लो, उसको यूज कर लो भाई। क्योंकि वो हाथ पे तब बैठता है जब एक तरीके से हमें उसे यूज कर लेते हैं, और एग्जाम वाले दिन ही उसको वहां प्रैक्टिस करेंगे तो भाई थोड़ा सही तरीके से नहीं चलता, आपको भी पता होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है भाई, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा है, समझ आए? ठीक है। और साथ ही साथ वही रीड वाला खेल, रीड रीड सब पढ़ लेंगे लेकिन राइट कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें आलस आता है, और यहीं पर ही आप गलती करते हो भाई। ये आपको नहीं करनी चाहिए, ये आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। डायग्राम और मैप जो आपको फ्री के नंबर देते हैं, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लो बच्चों, अगर आप डायग्राम और मैप में चीजों को ड्रॉ और साथ ही साथ उसे रिकॉल कर रहे हो, आपके फ्री के मार्क्स होते हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्स है बच्चों, हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस का है, ज्योग्राफी का है, होम साइंस के अंदर भी आ जाता है, और फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में आ जाता है। तो ये ना एक फ्री मार्क्स होते हैं। अगर आपके मेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है, तो फ्री मार्क्स का मतलब है कि इसमें इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन समझने की जरूरत होती है। और अगर आप इस चीज के ऊपर फोकस कर लोगे और उसकी वैल्यू समझ जाओगे तो अपने आप आपका भला हो जाएगा। तो इसलिए मेरी इन सभी बातों का 9 बातें मैंने आपके साथ बताई है स्टेप बाय स्टेप, तो भाई देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब मुझे कमेंट करके सारे बच्चे बता देना कि यस सर मैं जरूर इस चीज को फॉलो करूंगा या करूंगी अच्छे तरीके से, ताकि ये जो मेरे गैप डेज है, जो है ही नहीं या फिर बहुत है तो बहुत कम है, मेरे अच्छे तरीके से मैनेज हो सके। एक बार करके देखो यार, कभी कभार हम चीजों को हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेके चले आते हैं, अपने दिल की संतुष्टि देते हैं, लेकिन करते हम वही है जो एग्जाम में करते आए हैं। लेकिन थोड़ा वो चेंजेस करके देखो यार, चीजों को बांट कर देखो, एग्जैक्टली बच्चों वैसा ही रिजल्ट आएगा जैसा आप अपने माइंड में सोच रहे हो, बेस्ट एकदम, बिल्कुल इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं। इसलिए बच्चों स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझे। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।